हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में परचेज़ कंसिडरेशन के मेथड्स हम लोग कर रहे थे। 2 मेथड्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट वन था आपका लमसम मेथड और सेकंड था आपका नेट पेमेंट मेथड। अभी हम थर्ड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेट एसेट्स मेथड। देखो क्या बताया है इन्होंने। पहले हम जो 2 पॉइंट्स हम कर चुके हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। लमसम मेथड में हमने कैसे परचेज़ कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था कि जितनी पेमेंट एक बार में कर दी है ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी को, तो वो था हमारा परचेज़ कंसिडरेशन। फिर उसके बाद हमने किया था नेट पेमेंट मेथड। उसमें हमने क्या किया था कि जितना ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पे किया है, या तो शेयर्स में या फिर कैश में, तो वो बन जाता था हमारा परचेज़ कंसिडरेशन। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेट एसेट्स मेथड। देखिए थोड़ा सा नाम से भी क्लियर हो रहा है क्या कहना चाहते हैं ये, कि जितनी एसेट्स ले ली हैं ट्रांसफरी कंपनी ने और जितनी लाइबिलिटीज़ ले ली हैं ट्रांसफरी कंपनी ने, किसकी? ट्रांसफरर कंपनी की, तो ये क्या कहलाएगा? परचेज़ कंसिडरेशन कहलाएगा। यानी कि जितनी भी एसेट्स ले ली गई हैं ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितनी लाइबिलिटीज़ ली गई हैं ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा हमारा परचेज़ कंसिडरेशन। देखिए नीचे फॉर्मूला दिया है, परचेज़ कंसिडरेशन इज़ इक्वल्स टू सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी एट एन एग्रीड वैल्यू। सन्ड्री एसेट्स लेनी है और एसेट्स कौन सी? सिर्फ वही एसेट्स लेनी है जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली गई है। सभी एसेट्स को नहीं लेना है, केवल वही एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ले ली गई है। माइनस कर देंगे हम सन्ड्री लाइबिलिटीज़, और कौन सी लाइबिलिटीज़? केवल वही लाइबिलिटीज़ जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर की गई है एग्रीड वैल्यू पर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परचेज़ कंसिडरेशन आ जाएगा। देखिए अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द परचेज़ कंसिडरेशन फ्रॉम नेट पेमेंट मेथड। तो उन केसेस में जब नेट पेमेंट मेथड को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो, तो उस केस में हम नेट एसेट्स मेथड को लगाएंगे। और कौन से केसेस हो सकते हैं जब हम नेट पेमेंट मेथड नहीं लगा सकते? कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, कुछ चीज़ें हमें गिवन नहीं होती हैं क्वेश्चन में, तो उस केस में हम नेट एसेट मेथड को यूज़ करते हैं। सपोज इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन दैट ए लिमिटेड पेज ₹1 लाख इन शेयर्स एंड द बैलेंस इन कैश। तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितना कैश पे किया है ट्रांसफरी कंपनी ने। शेयर्स की वैल्यू तो इन्होंने हमें बता दी कि इन्होंने 1 लाख के शेयर्स दिए हैं, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को 1 लाख के शेयर्स दे दिए हैं, और बाकी जो अमाउंट है, बाकी जो इनका हिस्सा बनता था, वो किस में दे दिया? कैश में दे दिया। अब हमें नहीं पता है कि कितना कैश दे चुकी है ट्रांसफरी कंपनी, तो ऐसे में हम नेट पेमेंट मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? हम लगाएंगे नेट एसेट्स मेथड। इन सच अ केस द नेट पेमेंट मेथड कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज द ट्रांसफरी कंपनी is definitely giving cash but the amount of cash is not known। definitely कैश तो दिया जा रहा है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, लेकिन कितना कैश दिया जा रहा है ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हम कौन सा मेथड लगाएंगे? हम लगाएंगे नेट एसेट्स मेथड। Under net assets method, purchase consideration is calculated by adding the agreed values of only those assets which have been taken over by a transferee company। नेट एसेट मेथड में हम केवल उन्हीं एसेट्स को ऐड ऑन करेंगे जिन एसेट्स को ट्रांसफरी कंपनी ने लिया है। ट्रांसफरर कंपनी की केवल वही एसेट्स को लिया जाएगा जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जा रही हैं, और केवल उन्हीं लाइबिलिटीज़ को लिया जाएगा जो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर की जा रही हैं। एक बार फिर से हम ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न है थोड़ी बहुत वो दूर हो जाए।
जैसे कि ए कंपनी और बी कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज लिक्विडेट होकर के एक नई कंपनी बना रही हैं जो कि है सी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कहलाएंगी ट्रांसफरर कंपनी, जो लिक्विडेट होकर के एक नई कंपनी बना रही है, और जो सी लिमिटेड है वो कहलाएगी ट्रांसफरी कंपनी। हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ट्रांसफरर कंपनीज होती हैं उनको अमलगामेटिंग कंपनीज भी बोलते हैं, और जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको अमलगामेटेड कंपनी भी बोलते हैं। तो इस तरह से नेट एसेट्स मेथड को लगा करके हम परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, करना क्या है कि जितनी एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली गई हैं उसमें से माइनस कर देंगे उन लाइबिलिटीज़ को जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जा रही हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। अब हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है जब हम नेट एसेट्स मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। पहली बात ये कि एग्रीड वैल्यू ऑफ ओनली दोज एसेट्स इज एडेड विच हैव बीन टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। केवल उन्हीं एसेट्स की एग्रीड वैल्यू को ऐड करना है जो एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जा रही है। And second point is agreed value of only those liabilities is deducted which have been taken over by the transferee company। केवल उन्हीं लाइबिलिटीज़ की एग्रीड वैल्यू को डिडक्ट करना है, लेस करना है, जो कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जा रही है। Third is cash balance is normally included in assets but if it is not taken over it will not be included। वैसे बोला इन्होंने, जो कैश है वो एसेट्स में ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन अगर कैश नहीं लिया जा रहा है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल बट वैल्यूएबल एसेट एंड एज सच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस शुड ऑल्सो बी एडेड। मतलब जो एसेट्स हैं उनमें हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, जो हमारी एसेट्स हैं उनमें हमें कैश बैलेंस लेना है अगर ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है तो, और फिर बताया कि गुडविल को भी ऐड किया जाएगा, और फिर बताया कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको भी ऐड किया जाएगा एसेट्स को काउंट करते टाइम। यानी कि अगर ये एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जा रही है तो हम इन्हें ऐड करेंगे परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हुए। Next is fictitious assets or expenses not written off such as expenses on issue of shares and debentures, discount on or commission on issue of shares and debentures etc. should never be added। जो fictitious assets हैं जिनको nominal assets भी बोला जाता है, क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये केवल नाम की एसेट्स हैं, इनमें एसेट्स जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है या इनमें एसेट्स वाला कोई भी नेचर, कोई भी विशेषता नहीं होती है, तो इनको हम एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिस्काउंट और कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, तो इन सब को भी हम एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। And next point is it should be carefully observed that whether the assets are taken over or business is taken over। ये ध्यान में रखना है कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा एसेट्स टेकन ओवर की गई है या फिर बिजनेस, क्योंकि देखिए जब एसेट्स का बोला गया है तो उसमें लाइबिलिटीज़ इंक्लूड नहीं होंगी, जब एसेट्स का बोला गया है तो उसमें लाइबिलिटीज़ इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन अगर बिजनेस बोला गया है तो उसमें एसेट्स भी इंक्लूड होंगी, साथ ही साथ लाइबिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। द एक्सप्रेशन बिजनेस मीन्स एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़ टू आउटसाइडर, यानी कि अगर इन्होंने वर्ड बिजनेस बोला है तो उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि नेट एसेट मेथड को केवल तभी लगाया जाता है जब नेट पेमेंट मेथड को अप्लाई ना किया जा सके। नेक्स्ट मेथड है हमारा और लास्ट मेथड है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने का इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। इंट्रिंसिक वर्थ मेथड, इंट्रिंसिक वर्थ मेथड में परचेज कंसिडरेशन जो कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। हम शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे।
तो इन्होंने सबसे पहले बताया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए थर्ड लाइन में, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट एसेट्स बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम शेयर की कैसे निकालेंगे, नेट एसेट्स लेंगे कंपनी की क्या लेंगे, नेट एसेट्स, यानी कि सभी एसेट्स को लेंगे, उनको ऐड करेंगे और उनमें से हम सभी लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारा नेट एसेट्स, और इसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ कि कितने शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं। 10,000 शेयर्स हैं, 1,000, 20,000, जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखिए इस इंट्रिंसिक वैल्यू से हम परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। जो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आई है शेयर की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। देखिए 2 स्टेप में होगा ये हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, और अब हम इस इंट्रिंसिक वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ अगर फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। For example, A Limited amalgamates B Limited and suppose the intrinsic value B Limited is arrived at ₹15। इन्होंने क्या बोला कि A Limited जो है वो अमलगामेट हो रही है B Limited कंपनी के साथ, तो जो B Limited कंपनी है उसकी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है ₹15, और जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 4 लाख। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 लाख इंटू 15, तो यह जाएगा 60 लाख, जो कि क्या बन जाएगा, परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। फर्दर इधर ट्रांसफरी कंपनीज टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन शेयर्स, द कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी विल गिव द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। इन्होंने क्या बोला है कि अगर जो ट्रांसफरी कंपनी है वो परचेज कंसिडरेशन अपने शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू पर बनाना चाहती है, तो इसमें क्या करेंगे, जो ट्रांसफरी कंपनी है वो अपने शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगी और नंबर ऑफ शेयर्स उसे मल्टीप्लाई कर देगी। जितने शेयर्स ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को अलॉट करना चाहती है, देना चाहती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। जैसे कि इन्होंने बोला है कि जो A लिमिटेड है इज़ अराइव्ड एट ₹20, इट विल अलॉट, यानी कि देखो 6 लाख इनके शेयर्स हैं, जो 6 लाख है वो 60 लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन निकला था, 60 लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन निकला था। उसके बाद हम इसको एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसफरी कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है। ट्रांसफर कंपनी को इनकी 3 लाख शेयर्स इशू किए जा रही है बी लिमिटेड कंपनी के द्वारा, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा अपने परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये परचेज कंसिडरेशन के मेथड्स हो गए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एंट्रीज़, अमलगामेशन की एंट्रीज़ को हम करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, इन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।